मेक्सिको के घने जंगलों में छिपी एक गुप्त ड्रग लैब को राख में बदलने के लिए अमेरिका को बस $15 ही लगे। अरबों डॉलर की यह कार्टेल लैब घने पेड़ों और हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित थी। वे रोजाना ड्रग्स से करोड़ों कमा रहे थे, जिससे अमेरिकी जल्दी ही कब्र में समा रहे थे। कार्टेल को लगा कि वह तब तक अछूता रहेगा जब तक आसमान में रोशनी नहीं चमक उठी। अब मेक्सिको गुस्से में है। अमेरिका को इसकी जानकारी कैसे मिली और क्या इस हमले से कोई खतरनाक अंतरराष्ट्रीय टकराव शुरू हो सकता है? आइए हम जानें कि कैसे अमेरिका ने एक ड्रग कार्टेल लैब को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पेंटागन के युद्ध कक्ष में सैन्य योजनाकारों के सामने सबसे बड़ा फैसला आने के साथ ही तनाव का माहौल था। डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन पर दो विमान दिखाई दे रहे थे। F-22 रैप्टर, अमेरिका का अदृश्य भूत जो किसी भी रडार से बच सकता था। F-15, एक उड़ने वाला शस्त्रागार जिसमें इतनी मारक क्षमता थी कि एक शहर के एक ब्लॉक को ध्वस्त कर सकता था। लक्ष्य मैक्सिकन जंगल में गहरे एक कड़ी सुरक्षा वाली कार्टेल प्रयोगशाला थी। यह मिशन केवल एक ही विमान को सौंपा जा सकता था। विकल्प साफ लग रहा था, स्टील्थ लड़ाकू विमान भेजो, उसे दुश्मन के हवाई क्षेत्र में बिना पकड़े घुसने दो और बिना किसी चेतावनी के हमला कर दो। लेकिन पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों को कुछ और ही तस्वीर दिख रही थी। इस मिशन के लिए सिर्फ अदृश्यता से ज्यादा की जरूरत थी। इसके लिए जबरदस्त ताकत की जरूरत थी। F-15 में 15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, जबकि F-22 में 8 आंतरिक हथियार होते हैं। इससे भी खास बात यह है कि इसमें ऐसे बड़े बम भी रखे जा सकते हैं जिन्हें स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं ले जा सकते। कार्टेल लैब को एक किले की तरह बनाया गया था। मोटी कंक्रीट की दीवारें, भूमिगत बंकर और कई इमारतें एकदम जंगल में फैली हुई हैं। इस लक्ष्य को नष्ट करने के लिए सर्जिकल सटीकता की नहीं, बल्कि गंभीर मारक क्षमता की आवश्यकता थी। रडार की नजरों से ओझल रहने के लिए स्टील्थ लड़ाकू विमान अपने हथियारों को आंतरिक खाड़ियों में छिपाते हैं। इस डिजाइन के कारण वे अपनी क्षमता सीमित रखते हैं। सबसे बड़ा बम भी इसमें समा नहीं पाएगा। F-15 अपने हथियारों को बाहरी रैक पर रखता है। यह अमेरिका के शस्त्रागार में मौजूद सबसे भारी भेदक बमों को ले जा सकता है। ये हथियार मजबूत कंक्रीट को भेदकर भूमिगत संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ईगल 2 एक और महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। इसकी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां ऐसी क्षमता प्रदान करती हैं जिसे सैन्य विशेषज्ञ वर्चुअल स्टील्थ कहते हैं। दुश्मन के रडार से छिपने के बजाय यह उन्हीं प्रणालियों को अंधा और भ्रमित कर देता है। शक्तिशाली जैमर संचार को बाधित करते हैं। नकली सिग्नल विमान को एक साथ कई जगहों पर प्रकट कर देते हैं। रक्षात्मक प्रणालियां स्वचालित रूप से आने वाली मिसाइलों का पता लगा लेती हैं और उनका मुकाबला करती हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक ढाल कुछ अभियानों में पारंपरिक स्टील्थ से ज्यादा उपयोगी साबित होती है। स्टील्थ लड़ाकू विमान हमला करने के लिए अपने हथियार बे खोलते ही दिखाई देने लगते हैं। F-15 कभी छिपने की कोशिश नहीं करता। यह इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमता से दुश्मन की रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करता है और विनाशकारी मारक क्षमता का प्रदर्शन करता है। इस विमान के 2 इंजन 58,000 पाउंड का थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। यह विशाल शक्ति इसे उच्च गति और गतिशीलता बनाए रखते हुए अधिकतम हथियार भार ले जाने में सक्षम बनाती है। पूरी तरह से लोड किया हुआ F-15 भी अधिकांश दुश्मन लड़ाकू विमानों से आगे निकल सकता है। F-22 खाली होने पर तेज तो होता है, लेकिन भारी हथियार अंदर ले जाने पर इसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। अंतिम निर्णायक कारक दूरी थी। जंगल लैब निकटतम अमेरिकी एयरबेस से सैकड़ों मील दूर स्थित था। इस मिशन के लिए दुश्मन के इलाके में गहराई तक उड़ान भरकर कई लक्ष्यों पर हमला करके सुरक्षित वापस लौटना था। F-15 की विशाल ईंधन क्षमता और कुशल इंजन लंबे समय तक चलने वाले युद्ध अभियानों के लिए आवश्यक सहन शक्ति प्रदान करते थे। पेंटागन के योजनाकारों ने इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर भी विचार किया। कार्टेल को अमेरिकी मारक क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन देखने की जरूरत थी। एक गुप्त हमला बहुत देर तक नजरअंदाज रह सकता है। F-15 के विशाल हथियार अमेरिका की सैन्य श्रेष्ठता पर कोई संदेह नहीं छोड़ेंगे। धुआं उगलता यह गड्ढा हर उस कार्टेल नेता को एक स्पष्ट संदेश भेजेगा जो उस पर नजर रख रहा है। फैसला अंतिम था। अपरिष्कृत मारक क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और लंबी दूरी ने F-15 को इस मिशन के लिए एकदम सही हथियार बना दिया। कभी कभी जीतने के लिए छिपे रहने की नहीं, बल्कि दिखाई देने की जरूरत होती है। ईगल 2 अमेरिका का संदेश बेहद स्पष्टता से पहुंचाएगा, लेकिन सही हथियार चुनने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि पहले लक्ष्य का पता न लग जाए। मेक्सिको के विशाल जंगल में छिपे भूतों का शिकार कैसे किया जाए। U-2 ड्रैगन लेडी ने सुबह 4 बजे बील एयर फोर्स बेस से उड़ान भरी। जैसे ही जासूसी विमान 70,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, उसका एक इंजन अंधेरे में धीरे से आवाज दे रहा था। नीचे ज्यादातर अमेरिका अभी भी सो रहा था। ऊपर पायलट ने ड्रग युद्ध के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टोही मिशन शुरू किया।
यह विमान शीत युद्ध के दौरान सोवियत परमाणु मिसाइलों की तस्वीरें लेने के लिए बनाया गया था। अब यह एक अलग तरह के हथियार की तलाश में था। सिनालोआ के पहाड़ों में कहीं एक कार्टेल लैब में इतना फेंटेनाइल तैयार किया जा रहा था कि 1 करोड़ अमेरिकियों की जान जा सकती थी। यह सुविधा 3 साल तक बिना किसी पकड़ के चलती रही। पारंपरिक कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसे पकड़ने में नाकाम रहीं। सेना को ऐसी आंखों की जरूरत थी जो झूठ को पहचान सकें। U-2 विमान कभी मैक्सिकन हवाई क्षेत्र में नहीं घुसा। अंतरराष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत नहीं देता था, लेकिन 13 मील की ऊंचाई से इसके कैमरे कार्टेल के इलाके से गुजर रहे ट्रकों की लाइसेंस प्लेटें पढ़ सकते थे। उन्नत सेंसरों ने जमीन के नीचे के आपराधिक साम्राज्य से आने वाले हर रेडियो सिग्नल, हर मोबाइल फोन कॉल, हर इलेक्ट्रॉनिक फुसफुसाहट को रिकॉर्ड कर लिया। जासूसी विमान ने ऐसा डेटा इकट्ठा किया जिसे इकट्ठा करने में जमीनी एजेंटों को बरसों लग जाते। उपग्रह और भी ऊंचाई से इस खोज में शामिल हुए। सैन्य टोही पक्षी मध्य मेक्सिको के ऊपर अपनी जगह बदल रहे थे। उनकी कक्षाएं सावधानी पूर्वक नियोजित थीं ताकि उन्हें पकड़ा न जा सके। ये इलेक्ट्रॉनिक रक्षक हर कुछ घंटों में जंगल के उन्हीं हिस्सों पर नजर रखते थे। कंप्यूटर प्रोग्रामों ने हजारों तस्वीरों का विश्लेषण करके उन बदलावों की तलाश की जो इंसानी आंखों से छूट सकते थे। यह सफलता ऊष्मा संकेतों से मिली। जंगल की गहराई में कोई चीज भारी मात्रा में तापीय ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी। इंफ्रारेड सेंसरों ने पेड़ों के नीचे छिपे औद्योगिक उपकरणों की चमक का पता लगाया। रासायनिक प्रसंस्करण के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला में खाना पकाने की प्रक्रिया ने अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला ऊष्मा पदचिह्न बनाया। जमीनी निगरानी टीमों ने उपग्रहों के संदेह की पुष्टि की। विशेष अभियान दल के सैनिक पैदल यात्रियों और शोधकर्ताओं के वेश में कई दिशाओं से लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने छोटे छोटे सेंसर लगाए जो हवा से आने वाली रासायनिक गंधों का पता लगा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक श्रवण यंत्रों ने जनरेटर और वेंटिलेशन सिस्टम की आवाजें पकड़ ली। कार्टेल ने अपना स्थान बहुत सोच समझकर चुना था। कोई भी सड़क सीधे उस जगह तक नहीं जाती थी। आपूर्ति ट्रक मीलों दूर रुककर अंतिम यात्रा के लिए जानवरों को सामान लाद रहे थे। सशस्त्र सुरक्षा कर्मी एक विस्तृत परिधि पर गश्त कर रहे थे। गति संवेदक और कैमरे हर पहुंच मार्ग की सुरक्षा कर रहे थे। अपराधियों को यकीन था कि उनका जंगल का किला अदृश्य है। वे गलत थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस ऑपरेशन की हर बारीकी पर 6 महीने तक नजर रखी थी। विश्लेषकों को लैब तकनीशियनों के काम के कार्यक्रम पता थे। वे आपूर्ति वितरण से लेकर प्रत्येक रासायनिक शिपमेंट तक पर नजर रखते थे। निगरानी दल सुरक्षा गार्डों की गिनती करते थे और उनकी गश्ती गतिविधियों का रिकॉर्ड रखते थे। आखिरी जानकारी इंटरसेप्ट किए गए संचार से मिली। कार्टेल के नेताओं को यकीन था कि उनके एन्क्रिप्टेड फोन सुरक्षित हैं, इसलिए उन्होंने उत्पादन कार्यक्रम और शिपिंग योजनाओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कंप्यूटरों ने कुछ ही घंटों में उनके कोड तोड़ दिए। हर बातचीत से लक्ष्य के सटीक स्थान और रक्षात्मक उपायों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती रही। अक्टूबर तक सैन्य योजनाकारों के पास छिपे हुए ठिकाने का पूरा खाका तैयार हो गया था। उन्हें पता था कि किन इमारतों में असल में खाना पकाने के उपकरण रखे गए थे। उन्होंने मुख्य रासायनिक भंडारण क्षेत्रों की पहचान कर ली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास हर उस संरचना के सटीक जीपीएस निर्देशांक थे जिन्हें नष्ट करना था। खोज पूरी हो चुकी थी। अमेरिका की अदृश्य आंखों ने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया था। अब बारी थी खुफिया जानकारी को कार्रवाई में बदलने की। खुफिया जानकारी ने लक्ष्य तो ढूंढ लिया था, लेकिन उसे नष्ट करने के लिए ऐसी चीज की जरूरत थी जो कोई भी जासूसी विमान नहीं कर सकता था। युद्ध के लिए राष्ट्रपति की अनुमति। ओवल ऑफिस में बैठक 3 घंटे तक चली। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ दृढ़ संकल्पित डेस्क के पीछे बैठे थे। सम्मेलन की मेज कार्टेल लैब की सैटेलाइट तस्वीरें देख रही थी। रक्षा सचिव ने उन्हें हमले के विकल्पों के बारे में जानकारी दी। सीआईए निदेशक ने खुफिया जानकारी की जानकारी दी। अटॉर्नी जनरल ने सैन्य कार्रवाई के लिए जरूरी कानूनी ढांचे की रूपरेखा पेश की। यह फैसला ऐतिहासिक था। सिर्फ एक हस्ताक्षर से ट्रंप ने मैक्सिकन कार्टेल को फिर से विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। सिनालोआ कार्टेल और जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल को अचानक आईएसआईएस और अल कायदा जैसी कानूनी स्थिति का सामना करना पड़ा। यह कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी। यह एक ऐसी घोषणा थी जो दक्षिणी सीमा पर सक्रिय आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ अमेरिका की पूरी सैन्य शक्ति को उजागर कर देगी। आतंकवादी घोषित किए जाने से भयावह नई वास्तविकताएं सामने आईं। इन संगठनों को भौतिक सहायता प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब 20 साल की संघीय जेल की सजा हो सकती है। सहायता की परिभाषा अब मादक पदार्थों की तस्करी से कहीं आगे तक फैली हुई है। सुरक्षा निधि का भुगतान करना, कार्टेल क्षेत्र से माल परिवहन करना या यहां तक कि परिवार के सदस्यों द्वारा घर पैसा भेजना भी आतंकवाद के आरोपों का कारण बन सकता है। लेकिन ट्रंप को कानूनी अधिकार से कहीं ज्यादा की जरूरत थी। उन्हें मेक्सिको के सहयोग की जरूरत थी। कार्टेल की प्रयोगशाला मेक्सिको की धरती पर स्थित थी। मेक्सिको सिटी की अनुमति के बिना कोई भी सैन्य हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा।
पारंपरिक कूटनीति में महीनों लग जाते थे। फेंटेनाइल संकट हर दिन अमेरिकियों की जान ले रहा था। ट्रंप ने इसके बजाय आर्थिक युद्ध को चुना। कूटनीतिक माध्यमों से जनवरी की एक ठंडी सुबह अल्टीमेटम आ गया। मेक्सिको के पास कार्टेलों को कुचलने के लिए फरवरी तक का समय था, वरना उसे सभी आयातों पर 25% का भारी शुल्क झेलना पड़ता। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के लिए $400 अरब का वार्षिक व्यापार अधर में लटक गया था। संदेश बिल्कुल साफ था, नतीजे दो या मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को ढहते देखो। शीनबाम को अपनी आपातकालीन कैबिनेट बैठक में एक असंभव विकल्प का सामना करना पड़ा। विदेश मंत्री ने सम्मेलन की मेज पर उपग्रह चित्र फैलाए, जिनमें सीमा पर अमेरिकी सैन्य साजो सामान जमा होते दिखाई दे रहे थे। प्रीडेटर ड्रोन टेक्सास और एरिजोना के अग्रिम ठिकानों पर तैनात हो गए थे। खतरा सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि अस्तित्वगत भी था। उनकी सार्वजनिक प्रतिक्रिया तुरंत और चुनौतीपूर्ण ढंग से आई। अपने अध्यक्षीय मंच पर खड़े होकर शीनबाम ने मैक्सिकन धरती पर किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया। उनके शब्दों ने 1914 की यादें ताजा कर दी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने वेराक्रूज पर 7 महीने तक कब्जा किया था। मैक्सिकन अधिकारियों ने निजी तौर पर इस संकट की तुलना उस काले अध्याय से की जब विदेशी ताकतों ने उनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया था। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। जहां शाइनबाम ने सार्वजनिक रूप से अमेरिकी धमकियों की निंदा की, वहीं उनकी खुफिया प्रमुख ने चुपचाप CIA निगरानी अभियानों के साथ विस्तारित सहयोग को मंजूरी दे दी। विरोधाभास स्पष्ट और जानबूझकर था। मैक्सिकन अधिकारियों को उम्मीद थी कि यह नाजुक संतुलन राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करते हुए एकतरफा हमलों को रोकेगा। फिर एक अभूतपूर्व चाल चली गई, जिसमें एक ही भोर से पहले की कार्रवाई ने दुनिया को चौंका दिया। मैक्सिको ने देश भर के 29 जेल में बंद ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार किया। उन्हें 8 अलग अलग अमेरिकी शहरों के लिए रवाना होने वाले विमानों में लाद दिया गया। राफेल कारो क्विंटेरो, जिसने 1985 में DEA एजेंट एनरिक कैमारेना की हत्या कर दशकों तक रिश्तों में जहर घोला था, आखिरकार अमेरिकी न्याय के सामने खड़ा हो गया। यह सामूहिक प्रत्यर्पण एक हताशा भरी कूटनीति थी। पूर्व DEA संचालन प्रमुख ने इसे ऐतिहासिक बताया, जो आर्थिक दंड से बचने की मेक्सिको की हताशा का स्पष्ट संकेत था। आमतौर पर मेक्सिको लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद कैदियों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्पित करता है। $19 का एक साथ भुगतान अभूतपूर्व था। ट्रंप ने धमकी भरे टैरिफ को 30 दिनों के लिए स्थगित करने की घोषणा की। यह राहत शर्तों के साथ आई। मेक्सिको ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती और फेंटेनाइल उत्पादन के खिलाफ अभियान तेज करने पर सहमति जताई। लेकिन इस संकट ने कहीं ज्यादा खतरनाक चीज को जन्म दे दिया था। मेक्सिको के जंगलों की गहराई में आसमान में अमेरिकी निगाहें पहले ही अपने अदृश्य निशाने पर निशाने बना चुकी थीं। कूटनीतिक दबाव ने समय तो ला दिया था, लेकिन कार्टेल की प्रयोगशाला मौत की रोटी सेंकती रही, जबकि पेंटागन के युद्ध योजनाकार अपनी अंतिम परीक्षा का सामना कर रहे थे। कैसे? पेंटागन के तीसरी मंजिल के सम्मेलन कक्ष में खिड़कियां नहीं थीं। तेज फ्लोरोसेंट रोशनी में सैन्य योजनाकार महोगनी की मेज पर गोपनीय तस्वीरें फैला रहे थे। थर्मल इमेजिंग में कार्टेल लैब हरे धब्बों जैसी दिखाई दे रही थी। जंगल की छतरी के नीचे कंक्रीट की संरचनाएं छिपी हुई हैं। परिधि के चारों ओर रणनीतिक बिंदुओं पर जनरेटर भवन, रासायनिक भंडारण टैंक और सुरक्षा टावर स्थित हैं। वायुसेना की कर्नल मार्टिनेज ने अपनी उंगली से डिजिटल मानचित्र पर उड़ान पथों का पता लगाया। 12 F-15 विमान उत्तर दिशा से आएंगे। मैक्सिकन रडार से बचने के लिए पहाड़ी घाटियों से नीचे की ओर उड़ान भरेंगे। मार्ग के लिए सटीक समय की आवश्यकता थी। बहुत जल्दी उड़ान भरने पर भोर का उजाला विमान को उजागर कर सकता था। बहुत देर हो जाने पर सुबह के बादलों से ढका होने पर लक्ष्य अस्पष्ट हो सकता था। प्रत्येक पायलट ने 3 हफ्तों तक मिशन का अध्ययन किया था। उन्होंने उपग्रह चित्रों को तब तक याद रखा जब तक कि वे हर इमारत को अपनी याददाश्त से पहचान नहीं पाए। उड़ान सिमुलेटरों ने सटीक भूभाग की मौसम स्थितियों और पहुंच कोणों का पुनर्निर्माण किया। पायलटों ने हमले का अभ्यास दर्जनों बार किया, जब तक कि मांसपेशियों की स्मृति ने उन्हें नियंत्रित नहीं कर लिया। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक बार जब वे मैक्सिकन हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए, तो हथियार का चयन महत्वपूर्ण साबित हुआ। पेंटागन ने GBU-39 छोटे व्यास वाले बमों को उनकी सटीकता और कम संपार्श्विक क्षति के लिए प्रदर्शित किया है। प्रत्येक F-15 में 2 बम थे, यानी हमले के लिए कुल 24 हथियार। ये स्मार्ट बम 3 फीट के दायरे में सटीक GPS मार्गदर्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेजर डिजाइनर बैकअप लक्ष्यीकरण प्रदान करते थे। अगर उपग्रह संकेत विफल हो जाते, तो कानूनी टीम दिन रात काम करती और औचित्यपूर्ण दस्तावेज तैयार करती। सैन्य वकीलों ने पाकिस्तान और यमन में आतंकवादी शिविरों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए उन्हीं ढांचों का हवाला दिया। कार्टेल को आतंकवादी घोषित करने से कानूनी अधिकार मिल गया। राजनयिक समझौतों के बावजूद खतरे को खत्म करने में मेक्सिको की नाकामी ने आत्मरक्षा कार्रवाई के लिए आधार तैयार किया।
अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आसन्न खतरों के खिलाफ सीमा पार हमले की अनुमति देता है। पेंटागन के योजनाकारों को असंभव बाधाओं का सामना करना पड़ा। हमले में प्रयोगशाला को पूरी तरह नष्ट करना था और नागरिकों को हताहत होने से बचाना था। खुफिया जानकारी से पता चला है कि यह सुविधा भोर से पहले के समय में बहुत कम कर्मचारियों के साथ संचालित होती थी। सुबह 4 बजे हमला करने से जान माल का नुकसान कम होता और उपकरणों और रासायनिक भंडार का अधिकतम विनाश होता। मौसम ने एक और बदलाव ला दिया। मानसून के मौसम में घने बादल छाए रहे, जिससे लेजर गाइडेड हथियारों से निशाना छिप सकता था। उपग्रह पूर्वानुमानों में 2 घंटे तक साफ आसमान की एक छोटी सी अवधि दिखाई गई। हमला उस समय सीमा के भीतर होना था या अनुकूल परिस्थितियों के लिए 1 और हफ्ते इंतजार करना था। संचार सुरक्षा के लिए हथियारों के छोड़े जाने तक पूरी तरह से रेडियो मौन रखना जरूरी था। पायलट जीपीएस एंड पूर्व प्रोग्राम किए गए वे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके नेविगेट करेंगे। जमीनी नियंत्रकों से कोई आवाज संपर्क नहीं होगा और कोई डेटा लिंक नहीं होगा जिससे दुश्मन के सिग्नल इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट कर सकें। बम गिरने तक हमलावर बल इलेक्ट्रॉनिक भूतों की तरह काम करता रहेगा। मिशन कमांडर विफलता की संभावनाओं पर विचार कर रहे थे। क्या होगा अगर मैक्सिकन वायु रक्षा बलों ने इस गठन का पता लगा लिया हो? अगर 15 पायलट आत्मरक्षा के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लिए हुए हों, लेकिन उन्हें सीधे खतरे के अलावा किसी और से भिड़ने से बचने का सख्त आदेश दिया गया हो? क्या होगा अगर मौसम ने लक्ष्य को अस्पष्ट कर दिया हो? निरस्तीकरण प्रक्रियाओं के तहत गठन को गलत लक्ष्य पर हमला करने के जोखिम से बचने के लिए बिना इस्तेमाल किए हथियार लेकर घर लौटना पड़ता। दाम इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता था। सफलता अमेरिकियों की जान लेने वाले फेंटेनाइल के एक प्रमुख स्रोत को खत्म कर देगी और कार्टेल आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रदर्शन करेगी। असफलता मेक्सिको के साथ राजनयिक संकट को जन्म दे सकती है, जिससे आर्थिक प्रतिशोध या राजनीतिक उथल-पुथल की संभावना बढ़ सकती है। नागरिक हताहतों से अमेरिकी नैतिक अधिकार कमजोर होगा और पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका विरोधी भावनाएं मजबूत होंगी। लक्ष्य पर नजर रखने वाली निगरानी एजेंसियों से हर घंटे खुफिया जानकारी मिलती रही। उपग्रह से ली गई तस्वीरों ने सामान्य गतिविधि पैटर्न की पुष्टि की। ताप संकेतों से पता चला कि प्रयोगशाला पूरी क्षमता से काम कर रही थी। गार्डों की आवाजाही पूर्वानुमेय समय सारिणी के अनुसार थी। सब कुछ इस बात का संकेत था कि प्रयोगशाला में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। अंतिम मिशन ब्रीफिंग आधी रात को हुई। पायलटों को मौसम की ताजा रिपोर्ट, लक्ष्य के निर्देशांक और संलग्नता के नियम दिए गए। प्रत्येक एवेटर ने ऑपरेशन की गोपनीय प्रकृति को स्वीकार करते हुए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। बेस सुरक्षा ने पूरे परिसर को सील कर दिया। मिशन पूरा होने तक कोई फोन कॉल, इंटरनेट एक्सेस, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। 200 बजे ग्राउंड क्रू ने अंतिम तैयारियां शुरू कर दी। हथियार लोड और सशस्त्र किए गए, ईंधन टैंक भरे गए, विमान प्रणालियों की जांच और दोबारा जांच की गई। हमलावर दल प्रक्षेपण के लिए तैयार था। सुबह 4 बजे 12 F-15 विमान अमेरिका का सबसे घातक संदेश लेकर अंधेरे में उड़ गए। क्या जंगल उनके लक्ष्य को छिपा पाएगा? यह दल मूक शिकारियों की तरह मैक्सिकन हवाई क्षेत्र में आगे बढ़ा। सिनालोआ पर्वतमाला के पास पहुंचते ही 12 F-15 विमानों ने रेडियो मौन बनाए रखा। उनके इंजन मौत की आहट दे रहे थे, जबकि मेक्सिको भर में रडार स्क्रीन खाली थी। उन्नत स्टील्थ तकनीक ने भारी हथियारों से लैस इन लड़ाकू विमानों को जमीनी पहचान प्रणालियों के लिए अदृश्य बना दिया था। नीचे जंगल के खुले मैदान में कार्टेल के कार्यकर्ता भोर के अंधेरे में कंक्रीट की इमारतों के बीच घूमते रहते थे। जनरेटर के इंजन लगातार गुनगुनाते रहते थे, जिससे रासायनिक उपकरण 24 घंटे फेंटेनाइल पकाते रहते थे। सशस्त्र गार्ड परिधि पर गश्त कर रहे थे। उनके नाइट विजन गॉगल्स जमीन पर मौजूद खतरों के लिए पेड़ों की कतारों को देख रहे थे। किसी ने ऊपर नहीं देखा, किसी को आसमान से मौत की उम्मीद नहीं थी। फ्लाइट लीडर ने आखिरी बार अपने टारगेटिंग डिस्प्ले की जांच की। जीपीएस निर्देशांक खुफिया रिपोर्टों से बिल्कुल मेल खा रहे थे। थर्मल इमेजिंग ने सक्रिय प्रयोगशाला उपकरणों से प्राप्त ऊष्मा संकेतों की पुष्टि की। यह सुविधा इंफ्रारेड सेंसरों पर लगे प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी। स्ट्राइक फॉर्मेशन के नीचे 24 स्मार्ट बम लटके हुए थे। हर हथियार को सटीक प्रभाव बिंदुओं के लिए प्रोग्राम किया गया था। लक्ष्य से 30,000 फीट ऊपर। पायलट की आवाज कॉकपिट के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। अंजाम दो। Execute. Execute. 24 bombs dropped simultaneously from external pylons. No smoke trails marked their descent. No warning sirens announced incoming destruction. The weapons simply vanished into jungle darkness, guided by satellite signals toward their program coordinates. The first explosion shattered the chemical storage building. Industrial tanks containing thousands of gallons of precursor chemicals erupted in orange flames that lit the forest canopy like daylight. Secondary blasts followed as stored materials ignited, sending toxic smoke billowing through the trees. The main laboratory building disintegrated under direct impact from 6 bombs. Concrete walls collapsed inward as cooking equipment,
ventilation systems, and processing machinery were pulverized into twisted metal. Years of construction and millions of dollars in specialized equipment became rubble in seconds. Guard towers toppled as precision strikes eliminated defensive positions. The barracks housing security personnel took direct hits, ending any organized resistance before it could begin. Generator buildings exploded, cutting power to surveillance systems and communications equipment throughout the facility. The strikes lasted exactly 2 seconds. 24 weapons found their targets with surgical accuracy. When the explosions ended, nothing remained of the billion-dollar operation except smoking craters and scattered debris. The jungle fell silent except for crackling flames consuming what little survived the bombing. Cartel radio networks erupted in panic. Encrypted communications revealed terror among surviving commanders who witnessed the destruction from distant observation posts. "They know where we are," became the whispered message spreading through criminal networks across multiple states. Laboratory workers abandoned their posts at other facilities. Supply convoys scattered into mountain hideouts. Mexican radar operators detected the strike formation only after bombs began exploding. Air defense systems were activated too late to intercept aircraft already climbing toward American airspace. Ground controllers tracked 12 fast-moving contacts departing Mexican territory but could not identify the aircraft type or origin. President Sheinbaum received the emergency briefing at her residence 30 minutes after the attack. Intelligence officials confirmed American military aircraft had conducted unauthorized strikes on Mexican soil. The operation violated national sovereignty and international law. Mexico's foreign ministry immediately summoned the American ambassador for emergency consultations. The Pentagon released no official statement. A Defense Department spokesman refused to confirm or deny military operations. The White House press secretary declined to comment on classified national security matters. America's response was silence that spoke louder than any diplomatic protest. Within hours, the psychological impact spread through cartel organizations like wildfire. दशकों से बेखौफ होकर काम कर रहे नेताओं को अचानक एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जो अदृश्य विमानों से भी अपने लक्ष्यों को नष्ट कर सकता था। रातों रात सुरक्षित ठिकानों को खाली कर दिया गया, उत्पादन सुविधाओं का संचालन बंद कर दिया गया। मेक्सिको के अंडरवर्ल्ड के अछूत राजाओं को एहसास हुआ कि अब वे अछूत नहीं रहे। यह हमला नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक था। जिन आपराधिक संगठनों ने भूगोल को सुरक्षा मानकर साम्राज्य खड़ा किया था, अब उन्हें आतंकवादी नेटवर्कों को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई सैन्य तकनीक का सामना करना पड़ा। अमेरिकी वायु शक्ति के 2 सेकंड ने राष्ट्रों और कार्टेलों के बीच संबंधों के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। देखने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यहाँ हैं, हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां मिलते हैं।